Hello everyone, once again a very warm welcome to all of you on Youth Competition Times। दोस्तों आज अपने इस लेक्चर सीरीज में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल की। आप कहेंगे सर ये इस बैच का नाम क्या है? इस बैच का नाम है सिलेक्शन बैच, जिसमें हम लोग आज अपना पहला सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल लेकर शुरुआत करेंगे। इस बैच का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो है क्वेश्चन विथ कंप्लीट थ्योरी और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, एक एक प्रश्नों को लेकर बातचीत करेंगे। इस बैच की बहुत सारी खास बातें हैं, इस बैच के बारे में हम और भी आगे डीप में बात करेंगे कि फीचर्स वगैरह क्या है, कैसे चलेगा ये बैच, पूरी कहानी पर एक एक करके चर्चा करेंगे। हालांकि ये पहला लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, ताकि जब तक आप लोग हमसे लाइव में जुड़ नहीं जाते तब तक हम लोग रिकॉर्डेड मॉड्यूल में तब तक बातचीत करते रहें और आगे की सीरीज में हम लोग कंटिन्यूएशन में चलते रहें। ठीक, तो थोड़ा इंटरेस्ट और धैर्य बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये बैच इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके किसी भी प्रकार की एईजेई एग्जामिनेशंस में, एईजेई दोनों कह रहा हूं मैं, चाहे वो राजस्थान एईएन का पेपर हो या यूपी ट्रिपल एससी जेईएन का हो या फिर आरआरबी जेई का पेपर हो या एसएससी जेई का प्री या मेंस हो, इनमें से कोई भी पेपर हो, किसी भी प्रकार का जेई और एई का एग्जामिनेशन हो, उसको लेकर हम एक कंप्लीट एंड डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस पूरे लेक्चर सीरीज में, ताकि हमारा ये जो पूरा सब्जेक्ट है, इस पूरे सब्जेक्ट पर हम लोग एकदम डिटेल्ड में बात कर सके, टॉपिक, थ्योरी, सब कुछ। और ये एक फास्ट फॉरवर्ड बैच होगा, एक तेजी से चलने वाला बैच होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 1100 प्लस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस बैच में। 1100 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, वो भी ऐसे नहीं कि सर क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन विथ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छा, तो इस बैच के बारे में थोड़ी बेसिक इंक्वायरी करने के लिए आप लोग जानना चाहेंगे कि सर इस बैच का क्या हिसाब किताब है। हालांकि मैं YouTube पर भी इसका वीडियो लेके आऊंगा, परेशान मत होइएगा। आप जानना जरूर चाहेंगे कि सर इसका बैच चल कैसे रहा है, बैच का क्या हिसाब किताब है, थोड़ा हमें बताइए। तो बैच के जो फीचर्स हैं, अगर फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहला फीचर है कि ये बैच सब्जेक्ट वाइज भी चल रहा है और ये बैच कॉम्बो में भी चल रहा है, दोनों में चल रहा है। कॉम्बो में 21,000 प्लस क्वेश्चन है और सब्जेक्ट वाइज में बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग 1100 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, 1100 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक बाइलैंग्वेज क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन जो होंगे वो बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी में भी होंगे और अंग्रेजी में भी होंगे। और जो थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा, थ्योरी पार्ट मिलेगा, ताकि क्विक रिवीजन कर सकें आप, वो भी किस में होगा? बाइलैंग्वेज फॉर्म में होगा। ये दोनों आपको पीडीएफ जो है आपके ऐप में अवेलेबल मिल जाएंगे। अब आते हैं कि इस सीरीज में किस तरह के क्वेश्चंस को रखा गया है। तो एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न देखते हुए, एग्जाम की नई डिमांड देखते हुए, चाहे वो एसएससी जेई का मेंस हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर पैटर्न हो, उन सबको देखते हुए ये हम लोग ने डिसाइड किया कि साहब इसका जो क्वेश्चन पैटर्न हम रखेंगे वो क्वेश्चन पैटर्न कुछ इस तरीके का होगा। हम इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, वन लाइनर, ये रहेंगे ही रहेंगे, ये कॉमन है। अच्छा, मैचिंग लिस्ट वाले क्वेश्चन, ये ईएससी में कभी बड़ा फेमस हुआ करता था, उनका फेवरेट पार्ट हुआ करता था, और आजकल एसएससी जेई के मेंस में ये उनका फेवरेट पार्ट है, वो इससे खूब सवाल पूछते हैं, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे, इस तरह के प्रश्नों पर भी। एक और नए ट्रेंड का क्वेश्चन आपके लिए होगा, लेकिन ईएससी में ये पहले भी आता था और एई वगैरह के एग्जाम में भी पूछा जाता था, वो है असर्शन रीजन। क्या है? असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस। और नेक्स्ट जो हमारी आपकी बातचीत होगी, क्वेश्चंस इंक्लूडिंग फिगर, ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी का, बड़ा फेवरेट टॉपिक है। तो हम इन सब जगहों पर बात करते हुए चलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि भाई इतने तरह के क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे। और एक क्वेश्चन और चलेगा, एनएटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, एनएटी, एनएटी न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट टाइप का हम क्वेश्चन, ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड करके चलेंगे, ताकि ये पूरा सीरीज जो है एक कंप्लीट एंड डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पूरी की जा सके। साथ में हम आपके साथ यहाँ क्विक रिवीजन कराएंगे पिक्टोरियल बुक की सहायता से। ठीक, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ सब्जेक्ट। ठीक, अच्छा, ये सब्जेक्ट के सारे क्लासेस जो हैं लाइव चलेंगी, वो भी डेली, ठीक, लाइव चलेंगी। और डाउट सेशन के लिए, आप डाउट सेशन के लिए डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कि सर हमारा ये डाउट है आप बताइए, और या फिर आप जो है आप लोग का जो ऐप है उस ऐप में आपके एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप की सहायता से आप डाउट सेशन हमसे वहां ले सकते हैं कि सर हमारे सब्जेक्ट में ये डाउट है। अगर आपको कभी इनकेस डाउट आता है तो 387839452926 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए व्हाट्सएप पे और हम यथा समय आपको इसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक, चलिए, तो ये जानकारी इस पूरे बैच के बारे में है। इस बैच का डिटेल क्या है, कैसे चलेगा, उस बारे में मैंने एक रफ आइडिया आपको दे दिया है। इस बैच की सारी क्लासेस लाइव होंगी, शुरुआत की 1-2 क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड होंगी, बाकी सारी क्लासेस जो है लाइव ही चलेंगी। अब आते हैं साहब कि इस बैच में जो सब्जेक्ट उठाया हमने, बिल्डिंग मटेरियल ही पहले क्यों उठाया? सवाल यहां आता है कि हमने बिल्डिंग मटेरियल ही क्यों उठाया। तो हमने एक एनालिसिस करके देखा था एसएससी जेई का, एसएससी जेई का एनालिसिस किया था, और एसएससी जेई के एग्जाम के हिसाब से अगर बात की जाए
एसएससी जेईई के हिसाब के एग्जाम के हिसाब से बात की जाए तो ये पेपर, अकेले ये पेपर लगभग लगभग 1/3 मार्क्स तक ले आता है, लगभग 1/3 मार्क्स आप कह सकते हैं। और कोई भी एग्जाम, चाहे वो यूपी का 2018 का हो, चाहे राजस्थान एईएन का हो, चाहे आप आरआरबी जेईई की बात करें, इन सब में इसका एक प्रॉपर और बड़ा वेटेज है। और इसका वास्ट सिलेबस होने की वजह से ये लोग पढ़ते नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, ये एक बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें जितनी मेहनत करके चलेंगे, आप ये मान लीजिएगा कि आप उतने नंबर गेन कर सकते हो, सिलेक्शन के उतने नजदीक पहुंच सकते हैं। तो मेरी राय में ये विषय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर खूब ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां आते हैं कि ये आया है कितने नंबर का। तो मिनिमम वो 11 मार्क्स का आया है, वो भी कब? 2019 में मॉर्निंग के पेपर में, ठीक, 25/9/2019 मॉर्निंग के पेपर में। और मैक्सिमम 31 मार्क्स का ये सब्जेक्ट आया है, कब आया है? 1/3/2017, वो भी इवनिंग वाले शिफ्ट में। तो इसका ये पूरा सिनेरियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पीडीएफ आपके पास पहुंच भी जाएगा। तो ये चलेगा, तो ऐसे ही चलेगा कि साहब ये स्थिति इन पेपर की है। अब आता है कि एक इनका सिलेबस क्या है, बिल्डिंग मटेरियल का सिलेबस क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे वो ईएसई हो, चाहे वो एई का कोई किसी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेट के जेई का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो लाइक आरआरबी या डीएमआरसी, एलएमआरसी, या फिर आप कह सकते हैं कि साहब स्टेट लेवल के यूपी के एग्जाम, या फिर स्टेट लेवल के एमपी सब इंजीनियर के एग्जाम, उन सारे एग्जाम का एक कॉमन सिलेबस है। और उस सिलेबस को मैंने एक सरल भाषा में यहां आपके लिए मेंशन कर दिया है कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग सबने यही मेंशन किया है, लगभग लगभग सभी एग्जाम बॉडीज ने यही मेंशन किया है कि साहब ये सिलेबस होगा, जिसमें ये बात करेंगे आपसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूज, मैन्युफैक्चर एंड क्वेरिंग ऑफ मटेरियल्स पर, जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स है। साथ में बिल्डिंग स्टोन पर बात करेंगे, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल लाइक ग्लास वगैरह पर बात करेंगे, सीमेंट, वो भी सीमेंट में खास करके पोर्टलैंड सीमेंट पर आपसे बात करेंगे, एस्बेस्टस बेस्ड प्रोडक्ट पर बात करेंगे, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट पर बात करेंगे, लेमिनेट्स पर बात करेंगे, बिटुमिनस मटेरियल पर बात करेंगे, पेंट, वार्निश एंड स्टम्प पर बात करेंगे। इतना सिलेबस कॉमनली इन्होंने दे रखा है। लेकिन ये सिलेबस जो यहाँ लिखा है वो पर्याप्त नहीं है। आज के एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट को फुलफिल करने के लिए ये सिलेबस पर्याप्त नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा साहब? हमने इस सिलेबस को पार्ट्स में तोड़ रखा है, और कुल 11 पार्ट्स में हमने इस सिलेबस को तोड़ रखा है। वो टोटल जो सिलेबस है हमने उसको 11 पार्ट्स में तोड़ रखा है। वो 11 पार्ट्स क्या है? सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, भवन निर्माण सामग्री से परिचय, कि क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे वर्गीकरण किया जाता है, कौन किसके अंतर्गत आता है, ये इसमें पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। अच्छा, दूसरा जो हमारा पार्ट है दैट इज बिल्डिंग स्टोन, इमारती पत्थर। सारे पत्थर नहीं पढ़ने हैं आपको बिल्डिंग स्टोन ही खास करके पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज लाइम। नेक्स्ट पढ़ना है सीमेंट, क्ले ब्रिक, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट, बिटुमिन टार एस्फाल्ट पढ़ना है, फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल पढ़ना है, ग्लास पढ़ना है, पेंट, वार्निश एंड डिस्टेम्पर पढ़ना है। और हमें आगे चलकर एक मिसलेनियस नाम का टॉपिक पढ़ना है। मिसलेनियस में हम जितने भी अलग अलग एग्जाम हैं सब में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं, और उन टॉपिक्स को हम यहाँ मिसलेनियस में कवर करेंगे। लाइक एस्बेस्टस, हाँ जी, एस्बेस्टस पढ़ेंगे, लाइक एस्बेस्टस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ में और क्या पढ़ेंगे साहब मिसलेनियस में हम फ्लाई एश ब्रिक पढ़ेंगे, फ्लाई एश ब्रिक। प्लास्टिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिक पढ़ेंगे। अच्छा, इत्यादि प्रोडक्ट हम यहाँ ये एक एक करके ऐसे मिसलेनियस में पढ़ेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल पढ़ेंगे, ये सब हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात होगी, सर इतना लंबा सिलेबस है तो आप कुछ ना कुछ टाइम लेंगे इस सिलेबस को पूरा करने के लिए, इसमें इतने क्वेश्चन करने हैं तो पर डे कुछ रफ्तार होनी चाहिए हमारी, ताकि समय से पहले ये सब्जेक्ट पूरा हो सके। तो हाँ, इसके लिए हम लोग जो बात करते हैं, हम इस सब्जेक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 90 आवर्स की क्लास होगी। 90 आवर्स से 100 आवर्स की क्लास होगी, 90 to 100 आवर्स की क्लास होगी। और ये सारी क्लास लाइव होगी, सारी की सारी क्लास लाइव होगी, जिसमें हम 10 अगस्त से लगातार क्लासेस आपके साथ लेंगे। तो 10 अगस्त के पहले इनरोल हो जाइएगा, ताकि लाइव होने में, लाइव साथ में पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। ठीक, ये टाइम ड्यूरेशन चलेगा। और किसी भी प्रकार के एग्जाम में चले जाइए तो लगभग लगभग ये 1/3 से लेके 10 नंबर तक का पूछा जाता है। मतलब टोटल मार्क्स का लगभग 1/3 या फिर 10 नंबर तक का पूछा जाता है। ये पूरा सेक्शन इतना बड़ा है और इतना बृहद है, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर, आपके लिए काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक, तो आई होप कि आपको सिलेबस और हम कैसे इसे अप्रोच करेंगे ये चीज समझ में आ गई होगी। इस पूरे बैच का सबसे मूलभूत जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पहले हम उस टॉपिक से रिलेटेड
थ्योरी पर बात कर लेंगे और आफ्टर देन थ्योरी के बाद हम इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे। थ्योरी के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर चलेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, तो आफ्टर पहले थ्योरी फिर आफ्टर देन क्वेश्चन पर। तो यही बैच का मूल कॉन्सेप्ट होगा ताकि आपको क्विक रिवीजन भी मिल सके और कंप्लीट एंड डिटेल्ड एनालिसिस भी मिल सके और आप एक ही वीडियो से सारी चीजें सीखते चले, सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इसमें हमने क्वेश्चन कहां से लिए हैं? क्वेश्चंस की अगर बात करिए तो क्वेश्चंस के लिए हमने जितने भी एई और जेई के एग्जाम हुए हैं किसी भी राज्य में या अपने पूरे सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं, हमने उनसे सबसे ये एई और जेई के सारे ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यूज हमने उठा लिए हैं और साथ में कुछ स्टैंडर्ड किताबों से, लाइक गुप्ता एंड गुप्ता से, आर अगोर से, एस होंडा से, आर एस खुरमी से, ठीक, इन सब से हमने, कैटसन पब्लिकेशन से, इन सब से हमने प्रश्न उठाए हैं और ये सारे लेकर चलेंगे। आप जानते हैं, जैसा कि आपको पहले से पता है कि यूथ कंपटीशन प्रश्नों के मामले में एक बृहद श्रृंखला रखते हैं अपने पास और अलग अलग मल्टीपल बुक्स हमारी आती रहती है मार्केट में। तो हमने उन सारे बुक्स का कंटेंट जो आपके इस सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है, नॉन रिपीटेड मोड में मैंने उठा लिया है ताकि हर क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके ना पढ़ना पड़े, एक बार एक क्वेश्चन को पढ़िए तो बात फिनिश अप हो जाए। तो इस तरीके से हमने इस पूरी श्रृंखला को पूरा किया है। अब आते हैं साहब कि हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो क्या है और हम कैसे चलेंगे। अपने पहले अध्याय पर हम लोग चलते हैं, जिस अध्याय का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, भवन निर्माण सामग्रियों से परिचय। परिचय की चर्चा करें अगर हम लोग तो क्या परिचय कैसे किया जाए, हाँ, क्या है बिल्डिंग मटेरियल? पहला सवाल तो यही आता है कि व्हाट इज बिल्डिंग मटेरियल। तो इस सवाल से ही हम अपना ये अध्याय शुरू करेंगे। हाँ, मेरी थोड़ी इस बैच में स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा है और हमें तेजी से कवर अप करना है, तो स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपको ना समझ में आए, कुछ असुविधा लगेगी तो आप मुझे बताते चलिएगा, हम आपके साथ कंटिन्यूएशन में धीरे धीरे रुक रुक कर एक एक करके बात करते हुए चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहला सवाल तो इस पहले चैप्टर में यही आता है कि व्हाट इज बिल्डिंग मटेरियल और हम इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। ठीक, चलिए तो हम इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज बिल्डिंग मटेरियल। पहला सवाल हमारा आपका यहीं से शुरू होता है कि व्हाट इज बिल्डिंग मटेरियल, क्या है बिल्डिंग मटेरियल। तो आप कहते हैं कि साहब जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग संरचनाएं हैं, लाइक डैम, रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, रेलवे ट्रैक, रोड, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग संरचनाएं हैं, ये सारी संरचनाएं किसी न किसी पदार्थ से बनती हैं और उन सारे पदार्थों को एक सम्मिलित रूप में हम बिल्डिंग मटेरियल, भवन निर्माण सामग्री कहते हैं। यानी सरल भाषा में डिफाइन करना हो तो हम यहां कह सकते हैं कि एवरी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स आर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल्स, दे आर नोन एज बिल्डिंग मटेरियल। सभी सिविल इंजीनियरिंग संरचनाएं जिन पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, हम उन्हें भवन निर्माण सामग्री कहते हैं। तो भवन निर्माण सामग्री के तौर पर ब्रिक है, हम ये भी यूज करते हैं, टाइल्स है, हम ये भी यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, मड यूज करते हैं, मोर्टार यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, ग्लास यूज करते हैं, ये सारे यूज होते हैं। तो क्या इन सबको हम वर्गीकृत नहीं कर सकते? इनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता? हाँ सर, वर्गीकरण किया जा सकता है। इन सारे मटेरियल्स का हम वर्गीकरण करते हैं। कैसे वर्गीकरण करते हैं? वर्गीकरण का क्या आधार होगा? अगर इस पर चर्चा करें तो वर्गीकरण जो है बिल्डिंग मटेरियल्स का दो प्रमुख आधारों पर किया जाता है। पहला आधार अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल पर, तो पहला आधार जो बिल्डिंग मटेरियल्स के वर्गीकरण का है वो है कि निर्माण क्षेत्र में ये क्या भूमिका निभा रहे हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज इन फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल का पहला वर्गीकरण हम करते हैं निर्माण क्षेत्रों में इनकी भूमिका क्या है, क्या भूमिका निभा रहे हैं निर्माण क्षेत्रों में उपयोगिता के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण यही करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम यहाँ ट्रिपल स्टार लगा के चलते हैं क्योंकि अधिकतर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण चलता है, दूसरा वर्गीकरण चलता है कि हमारे उस बिल्डिंग मटेरियल में कार्बन की उपलब्धता है या नहीं, यानी कार्बन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में शामिल है या नहीं शामिल है। आप सोचेंगे कि इस आधार पर वर्गीकरण क्यों किया जाता है, इसका जवाब हम बहुत सब्जेक्ट के अंत में देंगे कि भाई इस आधार पर वर्गीकरण का उद्देश्य क्या था। क्योंकि आपको आगे चलकर पता चलेगा कि स्टील, फेरस मेटल्स में आपको समझ में आएगा कि साहब ऐसी क्या स्थिति है। स्टील देखिए कार्बन की उपलब्धता के आधार पर वो अपने गुणों में कितना वाइड रेंज तक बदलाव दिखाता है। या दूसरी भाषा में बात करिए तो भैया स्टील के साथ साथ आयरन और स्टील, देखिए कार्बन की उपलब्धता के आधार पर दो फेरस मेटल अलग अलग आपको देखने को मिले हैं। तो इस बात को हम लोग आगे चलकर डिफाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल जानना तो ये भी है कि वे सभी पदार्थ जिनके आणविक संरचना में कार्बन मूलभूत एलिमेंट की तरह, मुख्य कंपोनेंट की तरह शामिल है, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक। जिनमें नहीं वो इनऑर्गेनिक। तो आगे चलकर हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे।
यानी बिल्डिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हम दो आधारों पर करेंगे। पहला आधार मैंने आपको बता रखा है कि निर्माण क्षेत्रों में उपयोगिता के आधार पर, दूसरा बता रखा है कार्बन की उपलब्धता के आधार पर। हाँ, अब हम बात करते हैं। तो पहला वर्गीकरण हम अपना आरंभ करते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी है। पहला वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज इन फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण क्षेत्रों में उपयोगिता के आधार पर। ये वर्गीकरण जब भी हम पढ़ते हैं हमें कबीरदास की वो लाइन याद आती है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के, अब आगे नहीं पढ़ूंगा मैं, हाँ, कंकड़ पत्थर जोड़ के, यही तक ठीक है, उसके आगे तुम पढ़ लो। हाँ, कंकड़ पत्थर जोड़ के, अब आगे क्या कहते हैं वो छोड़ दो। लेकिन कंकड़ पत्थर ये क्या है? सॉलिड मटेरियल्स है, बिना इनके निर्माण की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन जोड़ना है इनको, तो कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए भी पदार्थ चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब बिल्डिंग मटेरियल्स का हम वर्गीकरण करते हैं निर्माण क्षेत्रों में उपयोगिता के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज इन फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तब हमें आपको जो देखने को मिलता है साहब बिल्डिंग मटेरियल तीन प्रकार का देखने को मिलता है। पहला देखने को मिलता है सॉलिड मटेरियल, ठोस पदार्थ। दूसरा देखने को मिलता है बाइंडिंग मटेरियल, बंधक पदार्थ। और तीसरा देखने को मिलता है थर्ड वन, तीसरा देखने को मिलता है, तीसरा हमें आपको देखने को मिलता है प्रोटेक्टिव मटेरियल, यानी रक्षात्मक पदार्थ, रक्षात्मक पदार्थ। अब आते हैं इस तथ्य पर कि भाई ये तीन नाम क्यों दिए गए और इनका क्या महत्व है। देखो, किसी भी निर्माण की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती बिना ठोस पदार्थों के, बिना ठोस पदार्थों की संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब अगर जनरल बात करनी हो, जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनानी हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि भाई बिल्डिंग बनानी तो ईंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, सरिया चाहिए, ग्लास चाहिए, हाँ, लकड़ी के दरवाजे खिड़की चाहिए, या आयरन के ग्रिल्स वगैरह चाहिए। तो आपके दिमाग में पहले जो आता है वो सॉलिड मटेरियल ही आता है, यानी सॉलिड मटेरियल्स के बिना निर्माण की परिकल्पना भी संभव नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो सॉलिड मटेरियल के तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ब्रिक इस्तेमाल करते हैं, स्टोन इस्तेमाल करते हैं, टिम्बर इस्तेमाल करते हैं, ग्लास इस्तेमाल करते हैं, आयरन इस्तेमाल करते हैं, स्टील, नॉन फेरस मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी जनरल भाषा में बात की जाए, हाँ, प्लास्टिक इत्यादि का भी हम प्रयोग करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सॉलिड मटेरियल्स के रूप में हम इन सब का प्रयोग करते हैं। और सॉलिड मटेरियल जब मिल जाते हैं तो सॉलिड मटेरियल्स मिलते कैसे हैं भाई? टुकड़ों, छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे खंडों में मिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में मिलते हैं। तो दिक्कत क्या है? उन सॉलिड मटेरियल्स को फिर क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है, तब जाकर रिक्वायर्ड शेप और साइज एंड डायमेंशंस आपको आपका मटेरियल मिलता है, मतलब संरचना मिलती है। इसका मतलब जोड़ने के लिए भी कोई पदार्थ चाहिए। जोड़ने के लिए हमें जो चाहिए होता है वो है बाइंडिंग मटेरियल। कौन है बाइंडिंग मटेरियल? बंधक पदार्थ। बंधक पदार्थ की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में जब हमारे पास बहुत ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं था, तब हम लोग मड का प्रयोग करते थे। मड कुछ और नहीं है, मड बस जो है ये क्या है? क्ले, क्ले सॉइल का पानी के साथ क्या है? मिक्सचर है। आप पानी में भिगा के रखते हैं, पानी के साथ भिगा के रखते हैं क्ले सॉइल को कुछ देर तक, तो उसमें जो है, हाँ, बाइंडिंग प्रॉपर्टी डेवलप होती है, उसके मिनरल कंपोजिशन, कैवलिनाइट, इलाइट, मोंटोमोर्लोनाइट, इन सब की वजह से, और वही बाइंडिंग प्रॉपर्टी का प्रयोग हम करते हैं। तो पहला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? मड। अच्छा, दूसरा क्या इस्तेमाल करते हैं? लाइम इस्तेमाल करते हैं। और क्या इस्तेमाल करते हैं? सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट एक निर्माण क्षेत्र में अलग ही भूमिका बना चुका है। 1824 में जब जोसेफ एस्पिडन आए, तो जोसेफ एस्पिडन के आने के बाद सीमेंट ने अपने निर्माण क्षेत्र में अपने आप को साबित किया और एक अलग ही जगह बनाई, एक अलग पहचान बनाई। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी जब इस बैच को पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो इस सब्जेक्ट में आप अपने आप को एक अलग लेवल पर पाएंगे और एक अलग पोटेंशियल होगा आप में, अगर आप पूरी क्लास शिद्दत के साथ करते हैं। ठीक। अच्छा, एक और मटेरियल है मोर्टार। ये भी हम बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मोर्टार कुछ और नहीं है, ये सैंड का और बंधक पदार्थ का मिक्सचर है पानी के साथ, तो हम ये मोर्टार भी इस्तेमाल करते हैं। और क्या इस्तेमाल करते हैं? बिटुमिन इस्तेमाल करते हैं, तार इस्तेमाल करते हैं, और एस्फाल्ट भी इस्तेमाल करते हैं इस पर्पज के लिए। तो बाइंडिंग मटेरियल और सॉलिड मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन लेके आप स्केलेटन तैयार कर लोगे, स्ट्रक्चर का ढांचा तैयार कर लोगे। लेकिन वायुमंडल साहब ये बड़ी खराब चीज है, खराब भी है और अच्छी भी है। खराब और अच्छी का क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे कह रहे हैं आप? तो मैं एक सरल भाषा में कहूं तो वायुमंडल यदि संरचना के पक्ष में है तो स्ट्रक्चर ज्यादा दिन तक चलेगा, लेकिन अगर संरचना पर वो अपना कुप्रभाव डालता रहेगा तो धीरे धीरे संरचना समय से पहले ही डेट्रियोरेट हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं यहां बात करूं तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं साहब, कि जो प्रोटेक्टिव मटेरियल्स है ये वायुमंडलीय प्रभावों से संरचना की रक्षा करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वायुमंडलीय प्रभाव होता कितने प्रकार का है। तो IS 456 ने, IS 456 2000, IS
2000 ने अपने कहा भाई टेबल नंबर 3 पेज नंबर 18 पर 5 प्रकार के इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन का जिक्र किया है, जिन्हें आप क्रमशः माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन, सेवर एक्सपोजर कंडीशन, वेरी सेवर एक्सपोजर कंडीशन एंड एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के नाम से बुलाते हैं। तो वो प्रभाव संरचना पर जब पड़ेगा तो संरचना जल्दी ही विघटित हो जाती है। संरचना विघटित ना हो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोटेक्टिव मटेरियल्स का। यानी प्रोटेक्टिव मटेरियल्स का जो काम है, अगर काम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है साहब, तो प्रोटेक्टिव मटेरियल का जो काम है, पहला काम तो ये है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर, वायुमंडलीय प्रभावों से रक्षा करना। तो ये वायुमंडलीय प्रभावों से रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। लेकिन इसके पास एक और जिम्मेदारी होती है। आप कहेंगे साहब वो क्या जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी होती है संरचना के अपीयरेंस को बेहतर बनाना। आप कहेंगे सर अपीयरेंस को बेहतर बनाना मतलब? हमने कहा रे तुम कहते हो ना गुड लुकिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, प्रिटी, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो तुम आम लाइफ में। सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक अलग ही शब्द का जिक्र किया गया है और वो शब्द है एस्थेटिक अपीयरेंस। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? क्या शब्द है? एस्थेटिक अपीयरेंस। एस्थेटिक अपीयरेंस। एस्थेटिक अपीयरेंस का क्या मतलब है? दिल को सुकून पहुंचाने वाला दृश्य। इसका मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेम यही लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई सिविल इंजीनियरिंग संरचना आकर्षक लगे, मनमोहक लगे, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एस्थेटिक लुक है इस भाई इसका। इस संरचना का लुक कैसा है? एस्थेटिक लुक है। और ये एस्थेटिक लुक देने का काम किसका है? इस प्रोटेक्टिव मटेरियल्स का है। प्रोटेक्टिव मटेरियल्स का। फॉर एग्जांपल किसी की प्लास्टर्ड दीवार हो लेकिन उस पर क्या है? पेंट ना चढ़ा हो, तो उतना अच्छा आकर्षक नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही पेंट चढ़ जाता है उसकी सुंदरता और थोड़ी बढ़ जाती है, वो और आकर्षक लगने लगता है। तो ये काम किसका है साहब? प्रोटेक्टिव मटेरियल्स का है। यानी प्रोटेक्टिव मटेरियल्स के पास दो जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी जो है वो क्या है? प्रोटेक्शन करना वेदर से। और दूसरी जिम्मेदारी क्या है? एस्थेटिक अपीयरेंस प्रोवाइड करना। ये इनका काम है। प्लास्टर के तौर पर हम प्रमुख तौर पर प्रोटेक्टिव मटेरियल्स के तौर पर हम जो पहला मटेरियल इस्तेमाल करते हैं दैट इज प्लास्टर। आप जानते हैं मैसोनरी के साथ हम प्लास्टर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी बात पेंट, वार्निश, ये तो हम इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेम्पर, बिटुमिन, टार, एस्फाल्ट। आप कहोगे अरे गुरुजी कुछ गलती हो गई आपसे, बिटुमिन टार एस्फाल्ट आपने यहां लिखा था, ये देखिए यहां लिखा था बिटुमिन टार एस्फाल्ट, ये लिखा था, और वहां भी बिटुमिन टार एस्फाल्ट लिख दिया। मैंने कहा भाई एक बात है जो मुझे आपसे करनी है, और वो बात ये है कि ये बिटुमिन टार और एस्फाल्ट ये दोनों पदार्थों की भूमिका निभाते हैं। किसकी भूमिका निभाते हैं? बाइंडिंग मटेरियल की भी और प्रोटेक्टिव मटेरियल की भी। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये कैसे, ये दो काम कैसे करते हैं? मैंने कहा देखो यार, जब रोड एग्रीगेट के तौर पर आप रोड एग्रीगेट में आप बाइंडिंग मटेरियल के रूप में बिटुमिन का इस्तेमाल करते हैं, बिटुमिनस रोड बनाते हैं, आप जानते हैं। अच्छा, वहां आप इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल। कैसे इस्तेमाल करते हैं? एज अ बाइंडिंग मटेरियल। बात समझिए हमारी, कैसे इस्तेमाल करते हैं? एज अ बाइंडिंग मटेरियल। लेकिन दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी चर्चा कर लेते हैं कि भाई जब कभी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा, खंभा जमीन के भीतर गाड़ना हो, तो आप जानते हैं कि इस सॉइल में क्या होगा? मॉइस्चर होगा। क्या होगा? मॉइस्चर होगा। क्या होगा? मॉइस्चर होगा। और मॉइस्चर जैसे ही इसको मिलेगा ये टर्माइट से अफेक्टेड होगा और साथ में ये टिम्बर धीरे धीरे सड़न गलन की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए क्या करते हैं गांवों में, देखा है कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो इस लकड़ी के टुकड़े पर किसका प्रलेपन कर देते हैं? टार का, कोल टार का या डामर का प्रलेपन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल है, और वाटर रेजिस्टेंट है, और इसको सबसे ज्यादा खतरा किससे था? टिम्बर को या इस वुड के लकड़ी के खंभे को? पानी से। तो इसने इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया वाटर से। साथ में इसके अंदर एक नेचुरल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको अगेंस्ट टर्माइट एंड फंगस वगैरह, तो ये सुरक्षित रह जाएगा। इसीलिए वहां पर देखो ये किस तरह से प्रयोग हो रहा है? एज अ प्रोटेक्टिव मटेरियल। तो देखो कहीं ये प्रोटेक्टिव है, कहीं ये बाइंडिंग है, ये दोनों काम कर लेता है। इसीलिए हम इस दोनों श्रेणियों में इन तीनों पदार्थों को रखते हैं। ठीक, अब ये बात आई होप कि समझ में आई हो कि बाइंडिंग मटेरियल, सॉलिड मटेरियल और प्रोटेक्टिव मटेरियल्स का काम क्या है और इनके उदाहरण क्या है। ठीक, अच्छा,
अब दूसरी बात करते हैं, मटेरियल्स का हम दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बन की उपलब्धता के आधार पर। किस आधार पर करते हैं? कार्बन की उपलब्धता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन। और कार्बन की उपलब्धता के आधार पर अगर बात कीजिए, कार्बन की उपलब्धता के आधार पर अगर बात कीजिए तो बिल्डिंग मटेरियल कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं? दो प्रकार के, एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मटेरियल कहने का मतलब है कि वे सभी पदार्थ जिनकी आणविक संरचना में कार्बन मुख्य भूमिका निभा रहा हो, कार्बन और हाइड्रोजन। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कार्बन एंड हाइड्रोजन की कंपोनेंट की तरह बिहेव करे तो समझ लीजिएगा कि मटेरियल कैसा है? ऑर्गेनिक। और अगर उसमें कार्बन कंटेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है तो इनऑर्गेनिक। ठीक, अच्छा, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है भाई। अच्छा, इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं? उदाहरण पर अगर चर्चा करो, जैसे सम वेराइटीज ऑफ स्टोन लाइक कोल स्टोन, डायमंड, ये सब कैसे हैं? ऑर्गेनिक है। अच्छा, टिम्बर, टिम्बर में तो 49% तक कार्बन होता है, चाहे वो जिस प्रकार के पेड़ से प्राप्त लकड़ी हो, उसमें कितना परसेंट? 49% तक कार्बन होता है इन ड्राई स्टेट, सूखी अवस्था। स्टील, ये देखिए स्टील, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टील में कार्बन कंटेंट होता ही होता है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में शामिल होता है, किस रूप में? सीमेंटाइट के रूप में। ठीक, चलिए यहां बात करते हैं कास्ट आयरन, इसमें भी होता है 2 से 4%। अच्छा, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी होता है कार्बन। विटामिन में 87% तक कार्बन होता है, टार में 98% तक कार्बन होता है, एस्फाल्ट में भी कार्बन होता है। तो इन सब में कार्बन उपलब्ध है, इसीलिए इन्हें ऑर्गेनिक मटेरियल की श्रेणी में हमने रखा है। अच्छा, दूसरी बात इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की करते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के रूप में जैसे ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर, स्टोन। स्टोन वो बाकी वेराइटीज जिनमें कार्बन मुख्य भूमिका या कार्बन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जिनके मिनरल कंपोजिशन में शामिल नहीं है। यहां लिखा है मैंने आयरन, ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। आयरन यानी Fe2+, Fe2+, ये बात देखते रहिएगा। Fe2+, Fe2+ के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आयरन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब आयरन। अब आयरन में और स्टील में सिर्फ एक अंतर है, दोनों फेरस मेटल है, लेकिन एक अंतर है, क्या? उसमें उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कार्बन शामिल है, लेकिन यहां मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं है, इसीलिए स्टील ऑर्गेनिक है, जबकि जबकि आयरन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम बता सकते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं चीजों को। अब हम इन पर बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। ये तो रहा वर्गीकरण की बात। अब हम इन पर बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और साथ में आगे चलकर एक एक बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि उनकी प्राप्ति कैसे होती है, उनके टेस्टिंग के प्रोसीजर क्या है, उपयोग कहाँ करते हैं, कंपोजिशन क्या होता है उनका, इन सब पर हम डिटेल्ड एक एक टॉपिक पर डिटेल्ड में बातचीत करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी कहानी समझ में आ रही होगी। अब मुद्दा क्या है? पहला प्रश्न अपना, फर्स्ट क्वेश्चन, बस ध्यान से देखते और सुनते और समझते चलिएगा, कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। पहला प्रश्न कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज सॉलिड मटेरियल, इनमें से कौन सा ठोस पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और ये जितने प्रश्न मैं करा रहा हूं ये या तो कहीं आए हुए हैं या कहीं स्टैंडर्ड किताबों में मेंशन हैं, जिनके पूछे जाने की संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज अच्छी हैं। ठीक, तो क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज सॉलिड मटेरियल, कौन ठोस पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ठोस पदार्थ कौन है? आयरन सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है। ब्रिक सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है। टिम्बर सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ही आता है। अच्छा, ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब ये सभी सही है इसमें। हाँ, तो ये स्थिति है साहब, आप बता सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेंट्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एज, पेंट को हम निर्माण में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। पहला सॉलिड मटेरियल कह रहा है। अच्छा, ठोस पदार्थ होता है पेंट, सॉलिड फॉर्म में नहीं आता है साहब, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, इसे हमें अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा लिक्विड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल जैसा मैंने कोई वर्गीकरण नहीं कराया है, ऐसा कोई वर्गीकरण होता नहीं है। हाँ, अच्छा, स्टेट के आधार पर आप चाहे तो कह सकते थे। अगला प्रोटेक्टिव मटेरियल, हाँ बिल्कुल सही बात कही आपने, ये पेंट जो प्रमुख तौर पर कार्य करता है, किसकी तरह काम करता है, तो पेंट का जो प्रमुख कार्य है साहब वो प्रोटेक्शन का है, और ये इसीलिए किस तरीके के पदार्थ की भूमिका निभाता है? प्रोटेक्टिव मटेरियल का। क्या सीमेंट मटेरियल है, बंधक पदार्थ है? नहीं साहब, बंधक पदार्थ नहीं है। ऑल ऑफ द अबव नहीं। तो जवाब क्या सही है? जवाब केवल प्रोटेक्टिव मटेरियल सही है। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि टू फेस द शॉर्टेज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स आर मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग मटेरियल विच आर, कह रहे हैं कि भाई बिल्डिंग मटेरियल्स की शॉर्टेज को या शॉर्टेज से निपटने के लिए निर्माण इंजीनियर कुछ नए प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल्स की खोजबीन में लगे हुए हैं, उनके निर्माण में लगे हुए हैं। वो किस प्रकार के होने चाहिए? देखो भैया, कंस्ट्रक्शन में मटेरियल की बल्क रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए मटेरियल कॉस्टली नहीं होना चाहिए, तो सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल पहली बात है कि मटेरियल सस्ता होना चाहिए। दूसरा, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा, जिस तरह का हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं उसके लिए सुटेबल होना चाहिए। साथ समझ गए? सुटेबल भी होना चाहिए। अच्छा, वो बनाते समय
या प्रयोग करने के बाद वायुमंडल को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, हाँ, पर्यावरण फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरा, एनर्जी इफिशियंट, उसको बनाने में ऊर्जा की कम से कम खपत होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या ये सभी विकल्प सही हैं? हाँ सर, सभी विकल्प सही हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऐसा ही होना चाहिए। इसमें एक आध और विकल्प जोड़ना चाहे तो ये जोड़ सकते थे कि इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ये चाहे तो दो और टर्म जोड़ सकते थे कि सुटेबल एंड ड्यूरेबल भी होना चाहिए। ठीक, सुटेबल एंड ड्यूरेबल भी होना चाहिए, क्योंकि लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि घर हम रोज रोज नहीं बनाते, तो इसका मतलब कुछ दिन चलना चाहिए। हाँ, ड्यूरेबल भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आता है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट? इनमें से कौन सा कंपोनेंट सीमेंट कंक्रीट का घटक नहीं है? अब साहब सवाल यह है कि सीमेंट कंक्रीट का घटक कौन नहीं है, तो सीमेंट कंक्रीट में होता क्या क्या है? अगर सीमेंट कंक्रीट में या एक कन्वेंशनल कंक्रीट में हम बात करें, तो कन्वेंशनल कंक्रीट में हमें देखने को मिलता है बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल। दूसरा देखने को मिलता है इनर्ट मटेरियल। तीसरा देखने को मिलता है वाटर। क्या देखने को मिलता है? वाटर। और ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कंक्रीट का। अब यहां अगर चर्चा में आइए, जब किसी भी कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का प्रयोग करते हैं तो वो कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट कहलाती है। अगर हम लाइम का प्रयोग करते हैं तो लाइम कंक्रीट कहलाती है। अगर मड का प्रयोग करते हैं तो मड कंक्रीट कहलाती है। अगर हम बिटुमिन का प्रयोग करते हैं तो वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, तब हम उसे, उसकी जगह हीट चाहिए होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? मड कंक्रीट, सॉरी, बिटुमिन का प्रयोग करेंगे तो बिटुमिनस कंक्रीट कहलाएगी। और टार का प्रयोग करते हैं, टार में भी वाटर नहीं चाहिए होता है, तब ये टार मैग्डम कहलाता है। टार कंक्रीट नहीं कहलाता बल्कि टार मैग्डम कहलाता है। और अगर हम एस्फाल्ट का प्रयोग करते हैं तो एस्फाल्टिक कंक्रीट कहलाती है। तो सीमेंट कंक्रीट बोला है, सीमेंट कंक्रीट बोला मतलब बाइंडिंग मटेरियल कौन होगा? सीमेंट होगा। अच्छा, दूसरा जो इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करते हैं इनर्ट मटेरियल, निष्क्रिय पदार्थ, और इस निष्क्रिय पदार्थ के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोर्स एग्रीगेट का और फाइन एग्रीगेट का। फाइन एग्रीगेट का कोर्स एग्रीगेट हम प्राप्त करते हैं स्टोन के ब्रोकन बैलास से, यानी ये स्टोन, इन्हीं को छोटे छोटे टुकड़ों में सुटेबल शेप एंड साइज में तोड़कर हम एग्रीगेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कोर्स एग्रीगेट के रूप में। ठीक। अच्छा, फाइन एग्रीगेट के रूप में हम सैंड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सैंड का। वाटर तो रहता ही है, वाटर ही सीमेंट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को डेवलप करने में, यानी सीमेंट के हाइड्रेशन प्रोसेस को कराने में मदद करता है। तो अब हमें एक चीज ये समझ में आ गई कि क्या क्या होता है। अगर क्या क्या होता है ये समझ में आ गया, तो यानी स्टोन होता है, बिल्कुल सही बात, कोर्स एग्रीगेट के रूप में। मोर्टार होता है, मोर्टार, अब बात यहां कंफ्यूजन में आपके आ गई, तो मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूं। मोर्टार मतलब क्या होता है? सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार मतलब क्या हुआ? सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल यानी मैट्रिक्स के रूप में, एडल्ट्रेंट के रूप में सैंड और पानी, इन तीनों का मिक्सचर ही मोर्टार कहलाता है। क्या कहलाता है? मोर्टार। और आप देखें तो यहाँ सीमेंट है, यहाँ सैंड है और यहाँ वाटर है, इन तीनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा? मोर्टार। तो मोर्टार भी होता है, इसका मतलब मोर्टार इसका कंपोनेंट है। ठीक। अच्छा, सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट बिल्कुल होगा सीमेंट, लेकिन लाइम, लाइम नहीं डालते कहीं भी। सीमेंट कंक्रीट में लाइम नहीं डाला जाता, सीमेंट कंक्रीट में लाइम नहीं डाला जाता। इसका मतलब क्या है? कि लाइम ही सीमेंट कंक्रीट का घटक नहीं है। समझ गए? बाकी सब है। इसका मतलब यहां जवाब अगर चुनना हो तो हम क्या जवाब चुनेंगे? हम कहेंगे भाई लाइम जो है इसका कंपोनेंट नहीं है। बात समझ गए साहब? तो आपके दिमाग में ये पूरी कहानी, आई थिंक पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस प्रश्न का जवाब देना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बिटुमिन टार एस्फाल्ट्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एज। कह रहा है निर्माण में बिटुमिन टार और एस्फाल्ट का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? क्या सॉलिड मटेरियल है? नहीं भाई। अच्छा, बाइंडिंग मटेरियल है? हाँ, बाइंडिंग मटेरियल है। प्रोटेक्टिव मटेरियल है? हाँ बिल्कुल, प्रोटेक्टिव मटेरियल भी है। डेकोरेटिव मटेरियल है? नहीं भैया, डेकोरेटिव नहीं है। सो राइट आंसर विल बी बी एंड सी। बी एंड सी आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। आप यहां से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राई बिल्डिंग मटेरियल। ड्राई कहने का मतलब क्या है? सॉलिड। ड्राई कहने का मतलब क्या है? सॉलिड बिल्डिंग मटेरियल इनमें से कौन है? तो सॉलिड कौन है? क्या मार्बल सॉलिड है? बिल्कुल है। ब्रिक सॉलिड है? बिल्कुल है। पेंट है? बिल्कुल है। सीमेंट है? हाँ सीमेंट है बिल्कुल। लेकिन आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन नहीं है? पेंट नहीं है भाई, पेंट नहीं है। तो पेंट नहीं है, इसका मतलब यही आपका सही जवाब होगा आपके प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि कौन सॉलिड नहीं ये पूछा था। तो सॉलिड तो ये मार्बल, ब्रिक, सीमेंट सब आते हैं। आप कहेंगे सीमेंट कब सॉलिड है? हमने कहा सीमेंट एमॉर्फस पाउडर फॉर्म में ही आता है ना,
पानी मिलाने के बाद वो पेस्ट नुमा फॉर्म में बनता है, तो इसका मतलब ये सॉलिड ही है, ठीक, सॉलिड एमॉर्फस फॉर्म। ये पेंट जो आता है ये लिक्विड फॉर्म में आता है, इसलिए ये सॉलिड मटेरियल नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, चूज द मटेरियल विच आर कंसीडर्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। ये प्रश्न 2018 यूपी ट्रिपल एससी जेईई में आया हुआ है, और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आए हुए हैं जो मैंने आपको कराए हैं। तो आपसे कह रहे हैं उन सामग्रियों का चयन करें जिन्हें बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। क्या कंक्रीट बिल्डिंग मटेरियल है? बिल्कुल, कंक्रीट आज निर्माण क्षेत्रों में अपनी एक अलग ही भूमिका बना चुका है। बिना कंक्रीट के निर्माण की परिकल्पना भी संभव नहीं हो पा रही आज वर्तमान दिनों में। इस तरह से इसने अपने आप को साबित किया है, प्रूफ किया है। जैसे अगर भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री का चेहरा देखना हो तो एक सामान्य आदमी सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखता है। अगर भाजपा पार्टी है तो, कोई और है तो राहुल गांधी भले दिख जाएं, लेकिन हम पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन भी नहीं है, लेकिन हम एक रफ आइडिया में कहें कि अगर पूरे भाजपा में आपको प्रधानमंत्री के रूप में किसी का चेहरा देखना होता तो आप मोदी को ही देखते सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को प्रूव किया, इतने साल तक प्रधानमंत्री रहे, इस तरीके से बात है। इसका मतलब अगर हम कहें तो कंक्रीट की बात कर रहे हैं, कंक्रीट भी अपने आप को निर्माण क्षेत्रों में साबित कर चुका है, और साबित करने के साथ साथ इसने अपनी वर्सेटैलिटी को भी निर्माण क्षेत्रों में दिखाया है। इसीलिए आज बिना इसके निर्माण की परिकल्पना भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये एक 2 फेज मटेरियल है, प्लास्टिक फेज एंड सॉलिड फेज, दोनों फेज में मिलता है, ठीक। अच्छा, दूसरा ब्रिक, ये भी निर्माण पदार्थ है। अगला क्ले, हाँ ये भी निर्माण पदार्थ है, बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि साहब ये भी यूज होता है। इसका मतलब ये सभी निर्माण पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, ये सभी निर्माण पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाने वाले इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, ये लेक्चर पूरा आपने एंजॉय किया हो और कुछ नया सीखने को आपको मिला हो। अब आते हैं कि क्लासेस का हमारा आगे आपका तरीका क्या होगा। जो नेक्स्ट बात है, हम लोग की जो क्लास चलेगी वो क्लास 10th ऑफ अगस्त से चलेगी, 10 अगस्त से, और क्लास चलेगी 10 AM से, लगभग 10 to 12 AM के आसपास से चलेगी। 12 बजे के आसपास से हमारी क्लास चलेगी, 12 से आगे कंटिन्यूएशन। ये वीडियो रिकॉर्ड करके इसलिए डाला जा रहा है ताकि आप लोग जो है तब तक सेशन में जुड़ जाएं, और जब आप लोग के एनरोलमेंट एक पर्याप्त संख्या में हो जाएंगे, लाइव क्लास चलने लायक की स्थिति बन जाएगी, देन वी विल कंडक्ट द लाइव क्लासेस डेली। और ये क्लास का PDF आपको आपके ऐप पे अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन में एक ही सत्य है और वो है सिलेक्शन और मृत्यु। इस जीवन में आपका सिलेक्शन, आपकी काबिलियत, और इस जीवन के बाद मृत्यु, यही 2 सत्य है। यानी कुल मिलाजुलाकर कहना है तो आप ऐसे ही कहिए, सिलेक्शन ही अंतिम सत्य है। समझ गए? तो ये सारी बातों के साथ हम लोग विदा लेते हैं, लेकिन एक बात, ये सेशन समझ में आए, ये सेशन एंजॉय कर रहे हो आप, तो हम तक अपनी बात को जरूर पहुंचाएं। आपके हर सुझाव का तहे दिल से स्वागत है। फिर से मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और प्रयास करेंगे हम लोग लाइव ही मिले। धन्यवाद।